दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुला और अमेरिका के बीच विवाद अब नया रणनीतिक मोड़ ले रहा है। अब अमेरिका की नज़र वेनेजुला के मददगार क्यूबा और चीन के साथ बने तेल गठबंधन पर है। अमेरिका तेल की सप्लाई रोककर वेनेजुला की कमर तोड़ना चाह रहा है। सर, अमेरिका की स्ट्रेटजी क्या है वेनेजुला को से तेल को लेकर? दो तरीके की स्ट्रेटजी है अमेरिका। एक तो वेनेजुएला की तेल उद्योग 2015 के बाद पूरी तरह ध्वस्त है। एक दौर में 90 के दशक में वेनेजुएला दुनिया का 5% तेल पंप करता था। उसके बाद निवेश घटता चला गया, तानाशाही मादुरो की आई। तो वेनेजुएला के तेल उद्योग को नया निवेश चाहिए जिससे कि वो अपना उत्पादन बढ़ा सकें। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनें पुरानी पड़ गई हैं। शेवरॉन वहाँ 25% की हिस्सेदार है, जो अमेरिका की तेल कंपनी है। डोनाल्ड ट्रंप दो चीज़ें चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक तो ये चाहते हैं कि मादुरो को सत्ता से हटाया जाए ताकि वहाँ दूसरी सरकार बन सके। दूसरी चीज़ वो ये चाहते हैं कि जो तेल उद्योग में निवेश हो उसमें अमेरिकी कंपनियों का बड़ा दबदबा हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो चीन की कंपनियां वहाँ पहुँच जाएंगी। हालांकि अभी तात्कालिक तौर पर वेनेजुएला के तेल की ज़रूरत नहीं है अमेरिका को, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं चाहते कि दुनिया का कोई बड़ा निवेशक, चीन जैसा कोई देश वहाँ पहुँचे। और तीसरी जो बड़ी चीज़ है, जो ताज़ा घटनाक्रम है, जिस घटनाक्रम के तहत एक नया टैंकर, स्किपर नाम का एक टैंकर पकड़ा अमेरिकन नेवी ने, जो कि डार्क फ्लीट का हिस्सा था। अमेरिका को भी बात मालूम है कि क्यूबा और काराकस के बीच में, यानी वेनेजुएला और क्यूबा के बीच में एक खास किस्म का तेल गठजोड़ है। उत्पादन क्यूबा के नाम पर किया जाता है, पर वो उत्पादन चीन को भेजा जा रहा है। और ये जो क्यूबा को सस्ता तेल मिल रहा है और उसके जरिए वहाँ तो चीन को जा रहा है, ये अगर रुकेगा तो मादुरो और ज़्यादा कमज़ोर होंगे। तो वेनेजुएला ट्रंप का एक बड़ी स्ट्रेटजी का चक्रव्यूह है जिसमें वेनेजुएला को धीरे धीरे फंसाया जा रहा है। प्रत्यक्ष रूप से कहा जा रहा है कि वेनेजुएला पर जो सख्ती की जा रही है वो ड्रग्स के कारोबार के लिए की जा रही है, लेकिन जैसा हम पहले भी बता चुके हैं, ये पूरा मामला वेनेजुएला के तेल उद्योग के रिवाइवल का है। तेल उद्योग में पैसा किसका लगेगा, चीन का या अमेरिका का? और अमेरिका किसी तरह से नहीं चाहता कि वेनेजुएला के इतने बड़े तेल उद्योग में और इतने बड़े रिजर्व पर चीन का निवेश हो। चीन हालांकि कुछ सीमित हद तक वेनेजुएला में सक्रिय है। चलिए, तो ये था आज का हमारा बोनस पॉइंट। और एक और सूचना जो आपको देनी ज़रूरी है कि अगर आप मुंबई के हमारे 2 दिवसीय जो GMF 2025 का समिट हुआ था उससे नहीं देख पाए, उसकी कुछ झलकियां आपको ज़रूर दिखी होंगी हमारे अखबार में, हमारे जो भी एम्प्लीफिकेशन थे सोशल मीडिया पर और नेशनल चैनल पर। लेकिन इसके अलावा हम आपको बता दें कि क्या कुछ हुआ। तो 2 दिन में NISM के डायरेक्टर आए थे, शशि कृष्णन जी, उन्होंने शुरुआत की। इसके बाद VIPs हमारे साथ जुड़े, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी जुड़े, सौरभ शुक्ला जी जुड़े जो एक्टर हैं, नितिन गडकरी जी जुड़े जो केंद्रीय मंत्री हैं। इसके अलावा अवार्ड्स दिए गए तमाम हस्तियों को जो वित्तीय जगत से जुड़ी हैं और जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उसूल बैंड आया था, बड़ा बैंड था जिसने परफॉर्म किया, लोग खूब थिरके, खूब झूमे। इसके इतर क्या हुआ? इसके इतर दरअसल देश के बड़े जो दिग्गज थे, जो बड़े BFSI सेक्टर से आने वाले, चाहे वो PMS कंपनियां हों, चाहे वो म्यूचुअल फंड कंपनियां हों, चाहे वो AIF कंपनियां हों, उनकी तरफ से आने वाले लोगों ने अपनी भविष्य का बाजार किधर की तरफ जाएगा, क्या दिख सकता है, क्या हो सकता है, ये बताया। सर, आपसे एक सवाल ये कि 2 दिन के पूरे शिविर का हिस्सा हम और आप रहे, कोई 3 चीज़ें जो आपको लगता हो कि इस पूरे मंथन से, चिंतन से ये अमृत निकला और लोगों को ये समझ लेना चाहिए? ठीक है, वो ज्वाइन नहीं कर पाए, बट ये 3 चीज़ें जो आपको लगा कि सबसे इंपॉर्टेंट थी, जिनको आप रेखांकित तो लेखित करना चाहेंगे। देखिए, ये कॉन्फ्रेंस कई मामलों में बेहद महत्वपूर्ण थी। जिन लोगों ने पहले दिन के सत्र को सदस्य के तौर पर ज्वाइन किया और जिन लोगों ने बाद में देखा, अगर आप अभी तक BFSI इंडस्ट्री को वित्तीय सेवाओं को केवल म्यूचुअल फंड या स्टॉक के तौर पर समझते हैं, तो ये इस कॉन्फ्रेंस को अगर आप में यहाँ नहीं थे तो इसे देखिए, आपके लिए आंखें खोलने वाली साबित होगी। नए प्रोडक्ट, नई सेवाएं, SIF, AIF और नए तरीके के जो फिनेंशियल प्रोडक्ट आ रहे हैं जिन पर बड़ा निवेश है और जिनके जरिए भारत का वित्तीय परिदृश्य बदलने वाला है, उसके बारे में यहाँ सारे बड़े विशेषज्ञ अपने अपने प्रेजेंटेशंस के साथ आए। तो उन्होंने विस्तार से बताया कि भारत में BFSI इंडस्ट्री का या जो इन्वेस्टिंग का जो अगला लीप है वो कहाँ आने वाला है। और इसी में गोल्ड भी शामिल है, इसी में सिल्वर भी शामिल है, इसमें ETF भी शामिल है। इसके अलावा यहाँ चर्चा हुई टोकनाइजेशन की, ब्लॉकचेन की, अगले चरण की, वो भी आने वाले दिनों की बात है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात है
कि जो हमारे अवार्ड्स थे, हमने पहली बार एक कोशिश की कि हम इम्पैक्ट पर, इनोवेशन पर और इनिशिएटिव पर देश भर के उन खास BFSI कंपनियों को चुनें और उन्हें सम्मानित करें, क्योंकि हम परफॉर्मेंस के बेस पर, रिटर्न्स के बेस पर, बाकी चीज़ों के बेस पर तो रैंकिंग देखते हैं, पर ये बिल्कुल नया तरीका था जिसमें हर उस व्यक्ति को सम्मानित करने की कोशिश की गई। करीब 140 लोगों के आवेदन हमारे पास आए, बड़ी जूरी थी, उसने उसमें से 40 के आसपास अवार्ड्स चुने और उन्हें यहाँ सम्मानित किया गया। और इससे हमने एक नए तरीके से जो बदलती हुई फिनेंशियल दुनिया है और उसमें आने वाले समय में क्या होने वाला है, उसकी फर्स्ट हैंड जानकारी उन विशेषज्ञों के जरिए उन लोगों को दिलवाई जिनके लिए ये सबसे ज़्यादा मैटर करती है। चलिए, तो ये था हमारा GMF 2025 का जो समिट था, उसका मंथन चिंतन का अमृत। कल फिर आएंगे शाम को बोनस पॉइंट लेके 7 बजे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।